क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे 6 तक। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक, 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है? तो 7 बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना है कि ये संख्या एक अभाज्य संख्या या फिर आपकी भाज्य संख्या है। तो कंपोजिट नंबर है या आपकी कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए अब ये हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका है 7। तो क्वेश्चन नंबर है 7। कौन सी संख्या है आपकी? एक है 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 और दूसरी है आपकी, यही दिखाना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो अगर इसमें हम देखें तो इसे हम तोड़ के अगर लिखें तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 4, 3 चौको 12 होता है, 101 प्लस 4। तो इसमें और इसमें ध्यान देना प्लस से हमको, तो दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है तो हम 4 ले लेते हैं कॉमन। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा इसमें? 3 गुणे 3, 4 बाहर चला गया, गुणे 101 प्लस 4 एकम 4। तो ये 4 हो गया। अब इसको कर देते हैं तो 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 0 है तो 0, 9 एकम 9 और प्लस 1। तो 4 गुणे 909 में 1 जोड़ेंगे तो 910। अब हमें ध्यान क्या देना है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो जिनके फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा हों, 1 से ज़्यादा, 1 के छोड़ के आपके 2 और हों तो हम कहेंगे कि वो भाज्य संख्या। कैसे? जैसे हम कहें कि 2 एक भाज्य संख्या है तो हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये 1 से अपने आप से ही करती है। अगर हम 3 कहें 3 भी नहीं, 5 कहें 5 भी नहीं, 7 कहें 7 भी नहीं, 9 अगर कहें तो ये हो जाएगा आपकी भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 1 से भी करती है, 3 से भी और 9। तो हम इसके फैक्टर अगर तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि 1 के अलावा अगर 2 और फैक्टर हैं तो वो आपकी भाज्य संख्या में आती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि 1 से ज़्यादा अगर फैक्टर है तो वो भाज्य होगी, अगर फैक्टर नहीं है तो हम कहेंगे वो अभाज्य होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं, क्या देखे हमने? तो इसमें हमने देखा कि इसमें हमारा आ गया 2 संख्याएं। एक आपकी है 4, एक 4 हो गई और गुणे 910। तो हम लिख देंगे चूंकि 1 के अलावा इसके 2 अन्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। तो ये कंपोजिट नंबर होगी आपकी। क्यों? क्योंकि इसके 1 से अलावा है, क्योंकि ये एक भी एक फैक्टर हो गया, एक यही फैक्टर हो गया, तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि आपका 18 ये 18 है और 117 का HCF दिया गया है 18m माइनस का 117 के रूप में दर्शाया गया है। जहाँ पे हमें क्या करना है? m की वैल्यू फाइंड करना है। तो बोला गया है कि 2 नंबर्स हैं, उनका HCF इस फॉर्म में दिया गया है और इसमें m यहाँ पे पुट है, तो इस m का मान ही हमको निकालना है। चलिए इस मान को हम लोग निकालते हैं। तो आपका एक संख्या है 18 और दूसरी संख्या 117 और उसका HCF कितना दिया है? तो वो हमको दिया 18m और माइनस का 117। तो मैंने बताया था संख्याएं दी है तो हम इससे क्या कर लेते हैं? इन दोनों का HCF निकाल लेंगे, बराबर में रख देंगे HCF के और m का मान आसानी निकल आएगा। तो निकालते हैं पहले HCF। तो 18 का निकालते हैं तो हम कर देते हैं 3, 2 से अगर काट दें तो 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। 117 के अगर फैक्टर देखते हैं तो ये 7 1 8 1 9, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 2 3 9 27, फिर 3 से काट देते 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। तो इन दोनों में हमें कॉमन क्या देख रहे हैं? तो 3 3 2 जोड़े हैं, तो 3 गुणे 3 इसका मतलब है 9 HCF हो जाएगा।
तो HCF इन संख्याओं का कितना है 9। तो HCF एक ये है तो हम कहेंगे LCM LHS बराबर RHS। तो हम लिख देंगे इसकी जगह 9 बराबर 18M माइनस का 117। तो यहाँ पे है ये माइनस में इधर भेजेंगे तो काहे में आ जाएगा, ये प्लस में आ गया। ये 18M जोड़ देते हैं तो 9 7 16 के 6, एक हासिल था 1 2 और ये 18M। तो M बराबर 100 आपका 26 और ये गुणे में है तो ये भाग में आ गया 18। अगर 18 का हम काट दें तो ये 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 7 21। तो M का मान कितना आ गया आपका 7। तो हमने क्या किया, दो संख्याएं दी गई थी उनका HCF इस फॉर्म में दिया था, तो हम क्या किए, दोनों संख्याओं से HCF निकालिए। HCF की जगह पे HCF जो हमने निकाला है वो रख दिया और ये माइनस में था इधर भेजे प्लस में, जोड़ के 126 हो गया। और ये आपका 126 एक गुणे में है तो भाग में भेज दिया, 18 7 126 ये निकला। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है। तो हमको क्या बोल रहा है कि हमको चेक करना है, जांच करना है कि प्राकृत संख्या, हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं जो 1 से शुरू होती है, तो 6 की पावर n के रूप में अगर हो तो वो 0 पर समाप्त होगी। तो चेक करते हैं हम और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बोला है 6 की पावर n ये क्या 0 पर समाप्त होगा। अगर हम बात करें 0 समाप्त होगा, 0 पर कौन सी संख्या समाप्त होती है, यह हम कहें 0 कब आता है, जब 2 और 5 के फैक्टर होते हैं, 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं। कैसे, 2 का अगर हम पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो 2 पंचे 10, ये 0 आ गया। कोई भी संख्या हो लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। जैसे 2 की पावर 2 हो जाए तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 20 तिया 60, फिर भी 0 आ गया। अगर ये नहीं, 5 अगर मान लेते हटा देते तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 नहीं आएगा, या ये 2 ही हटा देते हैं तो 3 बचे 15 नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो 6 को हम 6 पावर n लिख सकते हैं। 6 के अगर फैक्टर देखें क्या होंगे तो 2 × 3, 2 3 6 होता है, इसकी पावर n। तो ये क्या है, 0 इस पर समाप्त होगा, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होंगे। तो ये 0 पर समाप्त नहीं होंगे, 0 या फिर 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और × 5। तो 2 की पावर n हम बोल सकते हैं और m की पावर n या m कुछ भी लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में होना चाहिए तब तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 6 पावर n 0 पर समाप्त होगा, तो हम कहेंगे नहीं, 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर 2 × 3 है, 2 × 3 है, 2 × 3 घात n है, तो 2 का गुणा 3 से 6 आएगा, 0 पर कभी ये समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त होने के लिए क्या जरूरी है, तो गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए, ये भी आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन करना है हमको कि एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं तो देख लेते हैं, और अगर भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं, ये हमें अभी रीजन भी देना है, तो हम रीजन भी देंगे। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है 10। तो दो संख्या हैं, एक है 7 × 11 × 13 + 13 और दूसरी एक संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। ये दो संख्या हैं जो कि गुणे में लिखी गई है।
तो इन्हें हम देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखें, हमको ध्यान कहाँ से देना है, तो हम ध्यान देंगे जहाँ से हमारा प्लस होगा। तो प्लस कहाँ से हमको देखने को मिल रहा है, तो ये एक संख्या ये और एक ये। इसी तरीके से इसमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये बीच में प्लस आपको दिख रहा होगा। तो अब इन दोनों में हम देखें तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो 13 इसमें भी 13 इसमें, हम 13 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच गया, 11 गुणे 7, 7 गुणे 11, 13 तो निकल गया बाहर, और 13 कॉमन है तो 13 एकम 13। इसी तरीके से इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। ये एक संख्या और ये है, तो दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया, 7 6 5 निकल आया, 4 3 2 और 1 प्लस 5 एकम 5, ये हो गया। तो 13 हो गया और 11 सत्ते 77 और 77 में एक जोड़ेंगे 78, ये हो गया। इधर देख लेते हैं, तो ये 5 और इसका गुणा कर देते हैं, तो ये आपका 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 24 और आपका 7, तो 24 का गुणा कर देंगे 7 से, 7 चौक 28, 2 7 चौक 7 दूनी 14 और 14 दूनी 16। अब इसका गुणा 7 से कर देते हैं, तो 7 से करेंगे, 7 अठे 56 के 6, हासिल आए 5, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 42 और 5 47 के 7, हासिल आए 4, 7 और 4 11। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 2 3 6 और 6 चौक 24, 24 छक्का 24। अच्छा, पहले भी हम 7 से गुणा कर चुके हैं, तो ये हो गया। तो इस बार 6 बचा, 6 से गुणा करेंगे, 168 का 6 से, क्योंकि 7 से हम पहले ही कर चुके हैं। तो 6 अठे 48 के 8, हासिल आए 4 और 6 चाक 36, 36 और 4 40, हासिल आए आपके 4, 6 कम 6 और 6 4 10। तो ये आएगा 1008 और प्लस ये 1, तो ये कितना हो गया, 5 गुणे ये हो गया आपका 8 1 9, तो ये 1009 हो गया। तो हम क्या कहेंगे, चूँकि 1 के अलावा 2 अन्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। तो हमने पूछा था कि भाज्य या नहीं, तो वो हमने दिखा दिया, और क्यों है तो वो भी हमने बता दिया, क्योंकि 1 के अलावा गुणे में 1 होता ही है, तो 1 के अलावा क्या है, 2 अन्य भी गुणनखंड है। सेम टू सेम आप क्या कीजिए, इसमें भी यही सेम टू सेम लाइनें लिखना है कि 1 के अलावा 2 अन्य गुणनखंड है, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या होगी। अब हम देखते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन था तो हमने ये नोट नहीं किया है पेज पे, तो हम बुक से आपको दिखाते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं सोनिया को, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हो जाता है 11। देखते हैं, तो एक सोनिया है, तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और दूसरा कौन है, रवि, तो रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। तो दोनों को अगर हम बात करें कितना समय लगेगा, तो 12, तो हम निकाल लेंगे इसका एलसीएम 12, 18, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आप चाहे एक में ही फैक्टर करके निकाल लीजिए या फिर अलग अलग, तो 12 हम एक में ही निकाल देते हैं इस बार। तो 2 छंग 12 और 2 9 18, 2 से करे 2 3 6, 9 नहीं कटेगा,
3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो सोनिया और रवि कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो हम कहेंगे 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये यही हो जाता है इसका आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है? तो अगला क्वेश्चन बोला जैसे कि 6 पावर n वाला था, सेम टू सेम वैसे ही करना। बोला क्वेश्चन नंबर 12 है, दर्शाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की घात आपका n का मान 0 या 5 पर समाप्त हो सकता है। तो देखते हैं 0 या 5 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 12। बोला है 12 की घात n है, n 0 या 5 पर समाप्त हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो हम इसके गुणनखंड लिख देते हैं। तो 12 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं? 4 तियाँ 12, 4 का मतलब 2 की घात 2 और गुणे आपका 4 तियाँ 12, तो 3, ये n लिख देंगे। हमको पता है, क्या पता है कि अगर x पावर m की पावर n होता है तो हम पहले ही 9 में पढ़ चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू n, ये दोनों गुणे में आ जाएंगे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर इसके साथ में गुणा हो जाएगा n और गुणे 3 की पावर आपका n। तो इसमें हमें 0 प्राप्त करने के लिए हम लोग पहले ही देखे थे कि 2 की 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 है 5 नहीं है। तो हम कहेंगे चूँकि यह हम लिख देते हैं शून्य प्राप्त करने के लिए गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। 0 प्राप्त करने के लिए गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, लेकिन 12 की घात n के गुणनखंड कितने देखने को मिल रहे हैं? 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। इसलिए यह 0 या 5 पर समाप्त नहीं होंगे। तो अगर ये 2 की पावर n या 5 का m के फॉर्म में होता तो हम कहते हैं कि 0 पर समाप्त होगा, लेकिन इसके अलावा है, इसमें 5 है ही नहीं, तो हम कहेंगे ये भी 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगा। यही इसका हो जाता है आंसर। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला है कि निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। मतलब मासा HCF निकालना है, निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो हम पहले समझ लेते हैं निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या। तो कौन से हो जाते हैं? तो भाज्य संख्या की अगर हम बात करें 1 2 3 4 लिखते हैं, तो 2 इसके अपने आप से ही 2 करती है, तो हम कहेंगे ये आपकी एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और भाज्य हम कहें 3 भी नहीं कटेगी, 4, तो 4 फैक्टर 1 के अलावा 2 भी है, 4 भी है, तो हम कहेंगे 4 आपकी न्यूनतम भाज्य संख्या है। तो मासा बोला, HCF बोला है 2 और 4 का। तो देख लेते हैं। तो 2 के क्या होता है 2, 4 का क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो एक जोड़ा बन रहा है, तो हम कहेंगे इसका HCF बोले या मासा लिखें, तो कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो ये आपका 2 हो गया। और आपके क्वेश्चन कितने बच जाते हैं? 3 क्वेश्चन। तो इनको हम
अगली क्लास में करेंगे।